एक फ़ोटो अपना निकाल दें प्रधानमंत्री जी कहीं अपने जवानी के दिनों का, कि जब चाय कहीं बेच रहे हों। हम ये कहाँ श्रेय ले रहे हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत हुआ, लेकिन स्वीकृति नहीं ना काफ़ी होती है। ये दुख के साथ बहुत कहना चाहता हूँ मैं, कुछ दिनों के अंदर में आपको सुनने को आएगा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना बंद करने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पूर्व विधायक रहते तो काम बहुत तेज़ी से हो चुका होता। सवाल ही नहीं है, उसको प्रक्रिया से बाहर निकल के कर लिए रहते क्या? अगर विधायक के पास जादू का छड़ी रहता का कि कर लेते पहले, अगर जो थे हमारे से पहले। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं करगहर विधानसभा के कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी के पास। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सड़क और योजनाएं के बारे में बाद में बात करूंगा आपसे। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जो ये करगहर विधानसभा जो क्षेत्र है और ज़िले के सबसे जो धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास ज़िला, और उसमें करगहर जो विधानसभा क्षेत्र है धान की अच्छी खासी उपज होती है और किसान मतलब खेती पर ही निर्भर हैं, और बारिश नहीं होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आपने क्या उपाय ढूंढा है? उपाय तो लोगों को नज़र आ रहा है, हाँ, जो मैंने किया है लोग देख रहे हैं उसको। और अभी पिछले 3 दिन से हम लोग नहर पे ही हैं, और ये सर्वविदित है, करगहर के लोग जानते हैं। बाकी कोई ऐसा भूतो न भविष्यति किसी ने किया ही नहीं, जाना ही नहीं चाहा किसी ने नहर पे। और जहाँ पे नहर पे जाके, जहाँ लोग भाई पानी की समस्या है निश्चित तौर पे है, पहला प्रयास हमने क्या किया है, ये आपको 15 दिनों का डेवलपमेंट बता रहा हूँ। जब से बराज में पानी कम हुआ, तो बराज में कम होने का कारण बताते हैं कि हमारे इंद्रपुरी बराज में पानी आता है रिहंद और बाणसागर से। पानी सरकार उनसे लेती है, उन सरकारों से समझौता भी हुई थी बहुत पहले। समझौता हुआ है, समझौता इफेक्टिव है, लेकिन रिहंद से अभी हमको पानी नहीं मिल रहा है। हमको बाणसागर से कुछ पानी अभी विगत 4 दिन के अंदर में पानी मिला। वो तो प्रयास सिर्फ मैंने किया। 6 दिन में उस पानी को हम लोग लेके आए यहाँ, और लेके आने के बाद आप बताते हैं करगहर विधानसभा की जहाँ आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ 3 कैनाल मुख्य रूप से काम करते हैं। एक तो आपको कैनाल है पश्चिमी मुख्य कैनाल, जो कि इंद्रपुरी बराज से आता है, WMC जिसको हम कहते हैं, वेस्टर्न मुख्य मेन कैनाल। तो उससे हमारा गारा चौबे नहर, गारा चौबे राजबाहा, सलथुआ राजबाहा, पड़ौती राजबाहा, रसूलपुर राजबाहा और बलथरी राजबाहा, ये चलता है। और करगहर राजबाहा, हाँ, ये मुख्य नहर ये चलती हैं उससे, वेस्टर्न मुख्य कैनाल से। वेस्टर्न मुख्य कैनाल की अभी 5 दिन की स्थिति आपको बता देते हैं कि वेस्टर्न मुख्य कैनाल के ये जो हमारे नहर हैं, जैसे गारा चौबे है, गारा चौबे में कल तक का डिस्चार्ज हम आपको बताते हैं 1300 क्यूसेक का था। रसूलपुर और बलथरी राजबाहा में 1250-1300 के अप डाउन में था। अब समस्या क्या आ रही थी इन नहरों में, और उसी तरह से सलथुआ में कल तक का डिस्चार्ज करीब मोटा मोटी 1100 समथिंग था, लेकिन आज फिर हम लोग उसको 350 क्यूसेक आज सुबह 4:30 बजे बढ़वाए हैं, तो इसलिए उधर भी पानी चला जाएगा। अब देखिए मुख्य समस्या क्या है, एक ही बात थी। लोग क्या कर रहे हैं कि जगह जगह पर, सबसे पहले जैसे ही गारा चौबे चला या रसूलपुर या बलथरी, चूँकि इसी के गारा चौबे के ही हिस्सा हैं ये भी, वो 12D में ही डिस्टर्बेंस हो जाता है। 12D में हम लोगों ने कल उसको खुलवाया, उस कैनाल का जो कि फॉल है या जो उसका आउटलेट है उसको खुलवाया। पटनवा में खुलवाए कल जाके, पटनवा के बाद मोहली में 2 जगह खुलवाए, मोहली के बाद डुमरा में 2 जगह खुलवाए। उसके बाद हम लोग फिर उस कैनाल को पकड़ते हुए, मतलब रसूलपुर को वहाँ हम छोड़ के फिर समझिए कि खड़ाड़ी में लोगों ने क्या किया हुआ है, जगह जगह जहाँ जहाँ उनको फाल मिल रहा है, जहाँ जहाँ पुल निर्माण है, फाल है, वहाँ लोग वहाँ गाछी बांध दे रहे हैं, लोहा का चदरा लगा दे रहे हैं। उसको ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ा हम लोग को कहीं में। बलथरी राजबाहा में पिपरा एक गांव है, कहना पड़ेगा, लोगों को समझना चाहिए। आगे पिपरी से आगे बढ़ के देखिए क्या सुखाड़ पड़ा हुआ है बलथरी में। उधर जाके आप देव खैरा तक देखिए, जहाँ तक उसका डिस्चार्ज जाता है पानी का, पानी पूरा फुल होते हुए भी
पिपरी के आगे एक ठोप पानी नहीं था। कल मेरे चलते पानी गया है जगदलपुर, और जगदलपुर से आगे फिर खनेठी, बासोपुर, बसंतपुर, कथुआ और गोपालपुर, और ये सब फिर उसके आगे देवखैरा, खुड़हुड़िया उसमें गया। रसूलपुर का आपको हाल बताते हैं आपको क्या हुआ है। कल पूरे दिन हम लोग सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक नहर पे ही थे, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे साथ थे, एसडीओ साथ थे, नहर विभाग के जितने कर्मचारी, जेई, दोनों जेई साथ में थे। उसके अलावा कोई भी ऐसा मेट नहीं था, और जो कर्मचारी थे वो लोग नहीं हो साथ में। और लोग इतना विरोध कर रहे थे। एक जगह खास तौर से इसको तो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, पिपरा में लोगों ने मतलब वहाँ लोहा का चादर लगा रखा है। वहाँ से अब तेनुआ के पास से सोनाडी बभनी से जो नहर आ रहा है उसमें मिलता है बलथरी वाले में। समझिए कि तेनुआ के पास में वहाँ के लोगों ने काट दिया है, पूरा पानी ही काट दिया। उसको हम लोगों ने सैंड बैग लगवा के, जियो बैग लगवा के उसको डिस्चार्ज को बाधित नहीं होने दिया, जिससे कि पानी समान रूप से चला जाए। तो यही कोशिश कर सकते हैं, जब बारिश नहीं हो रही है तो पानी तो टेल एंड तक। लोगों को मेरा अनुनय विनती है लोगों से कि भाई आप भी करें खेती, लेकिन कुछ तो छोड़िए दूसरे लोगों के लिए भी। अच्छा, एक और बात बताइए, आपके कार्यकाल को विधायक बने हुए लगभग 18-19 महीने हो गए। 18-16 महीने करीब हुए हैं। 16 महीने हो गए। तो 16 महीने में आपके द्वारा जो योजनाएं हैं, कितनी योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं अभी तक? अभी तो करीब 24 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हाँ, कम से कम मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ज़्यादातर योजनाएं आपको करहगर में और कोचस में दिखाई पड़ेंगी। तो हम लोगों ने फोकस क्या किया है उन योजनाओं में कि हम लोगों ने नाला का निर्माण जो होता है उसके साथ, मतलब कि पक्कीकरण, जिस तरह से पक्कीकरण कर रहे हैं, पीसीसी ढलाई उलाई, जहाँ जहाँ मतलब ऐसा अतिक्रमण महसूस हो रहा था, पानी निकासी नहीं होता। सबसे ज़्यादा हमको समस्या भाई नज़र आई गाँवों में कि पानी का निकासी नहीं है बहुत सारे गाँव में। तो हम लोगों ने करीब 6 घाट अगर छोड़ दिया जाए तो उसके तहत करीब 12 जगहों पे ऐसी व्यवस्था हमने की है कि नाला का, जिसमें परसथुआ है, आपको परसथुआ के अलावा कुनार में एक योजना चल रही है। उसके बाद आपको करहगर में की योजना बीच बाजार बीच गांव में पूर्ण हो चुकी है मोटा मोटी। सेमरी में जिससे कि बहुत सारे करीब 1 दर्जन गांव इफेक्टेड थे, वहाँ हमने एक पानी डिस्चार्ज के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना हम लोगों ने दी है। एकदम सेमरी और सोनी के एक तरह से बॉर्डर पे कहिएगा, तो वहाँ 1 दर्जन गाँव का पानी पूरा खेत ही डुबा दे रहा था। तो उसको एक योजना वो पूर्ण हुई है हमारी। फिर उसके बाद कई जगह पीसीसी गली और नाली उसके साथ। हाँ, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो छूट जा रहे हैं, जो टोला छूट गया, कोई मतलब किसी कारणवश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वो काम नहीं हो पाए, तो उसको पूर्ण कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के बाद अभी तक आपके द्वारा कितने रोड की स्वीकृति कराई गई है? रोड तो हो गया है करीब 46 रोड, वो भी लेकिन अभी एमआर में रिपेयरिंग में। चूँकि बिहार सरकार के पास, ये दुख के साथ बहुत कहना चाहता हूँ मैं, कुछ दिनों के अंदर में आपको सुनने को आएगा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना बंद करने जा रही है। और पिछले 1.5 साल में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 1 पैसा नहीं डाला है। और बाकी जगह के भी जो पैसे हैं उसको भी बाधित करके रखा हुआ है। नाबार्ड का पैसा हो या एडीबी का पैसा हो, मतलब पता नहीं उसके बहुत विशिष्ट कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ। और एक योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुसार शुरू करना चाहते हैं, कि मुख्यमंत्री सुलभ संपर्क योजना या सुलभ संपर्कता को लेके, तो वो अभी तक उसका खाका भी कैबिनेट से नहीं पास करा पाया। तो ये दुखद बात है, लेकिन हम लोगों ने 46 रोड ऐसे हैं जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों को मिल चुकी है। इसमें कौन सी रोडें हैं? हम बता देते हैं, मुख्य आपको बता देते हैं। एक आपको हम लोगों का 4 करोड़ से ऊपर के एस्टीमेट में, 5 करोड़ से ऊपर के एस्टीमेट में आपको ये जर्जर हो गया था पूरा करहगर फूली पथ, वो आ रहा है। घर फूली पथ तो अभी भी जर्जर है। तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लंबे समय से ये जर्जर स्थिति में है। लंबे समय से नहीं है, आपको जानकारी नहीं है सोनू जी। आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी वो गारंटी पीरियड से बाहर आया है, 6 महीने हुए हैं। तो ये तो देखिए, उसमें तो प्रक्रिया में लगता है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी ना बनेगा कोई रोड। पैसा नहीं देगी सरकार। बहुत लंबे समय से जर्जर होने का तो कारण देखिए क्या था
कि कोचस का जो नदी पर पुल था वो टूट गया, बाधित हो गया। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको इधर ही से आने लगी। तो अगर बहुत समय से अगर टूटा हुआ था, और इसमें संवेदक की भी कुछ कमी है, और इसमें तो मैं कहूँगा कि हमारे से जो पूर्व थे, क्योंकि हमको तो विरासत में मिला कर अगर पुलिपत जर्जर, हमको तो विरासत में मिला। अगर ये लोग ध्यान दिए रहते तो उसका रिपेयरिंग हो गया रहता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पूर्व विधायक रहते तो काम बहुत तेज़ी से हो चुका होता। सवाल ही नहीं है, उसको प्रक्रिया से बाहर निकल के कर लिए रहते क्या। बस कैसे मतलब बाहर कब रोड बनना शुरू हुआ है? रोड बनना शुरू कब हुआ है करहगर में? कोई भी रोड का प्रक्रिया, सड़क निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके लिए क्या होता है, पहले हम उसको चयन करते हैं, चयन करने के बाद डीपीआर बनता है, डीपीआर बनने के बाद फिर वो उसका और प्रोसेस है जिसमें कि प्रशासनिक स्वीकृति तक जाता है, फिर पैसा लाना पड़ता है, उसमें एलोकेशन लाना पड़ता है। तो ये तो प्रक्रिया कोई मतलब कि 1 दिन 2 दिन का नहीं ना है। करहगर विधायक के पास जादू का छड़ी रहता का कि कर लेते पहले, अगर जो थे हमारे से पहले। मतलब कि जब मैं कवरेज कर रहा था वहाँ रोड पे, मतलब 2-2.5 महीने पहले, लेकिन उस मुख्य सड़क पे जो सड़क है करगहर और पुलिपत, तो वहाँ के स्थानीय लोग ये बात कह रहे थे। लोगों को देखिए, स्थानीय लोगों को शायद जानकारी नहीं रहती है। हाँ, प्रक्रिया तो वो जानते नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि करहगर जो पूर्व में विधायक थे कि उनके द्वारा मतलब ये किया नहीं जाता या कोई कुछ किए नहीं है। कहने का मतलब कि ये है कि उनसे भी जाके पूछिएगा तो एक रोड को बनवाने में साल भर से ऊपर का समय लगता है, सारा प्रक्रिया करने के बाद। 9 महीना से तो टेंडर पड़ा हुआ था। करहगर रीवा पथ का नहीं बन गया था उसी समय, बहुत पहले से जब स्वीकृत। करगहर रीवा पथ जो है 9 महीने साहब मेरे आने के बाद मई जून में उसका टेंडर हम करवाए। तो ये तो बता रहे थे कि स्वीकृत बहुत पहले ही स्वीकृत न कराए हैं, काम लगा नहीं, काम नहीं लगा है। लेकिन स्वीकृति, ओ यार स्वीकृति आपको समझ में आता है, बात समझ में आ रही है जी। मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही है। हम ये कहाँ श्रेय ले रहे हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत हुआ, लेकिन स्वीकृति नहीं ना काफ़ी होती है। हम कह रहे हैं कि अभी 46 रोड हम लोगों ने स्वीकृत किया है एमआर में। हाँ, और टेंडरें नहीं हो तो धरा का धरा रह जाएगा ना, है तो फिर क्या औचित्य रह जाएगा उसका। हम करहगर पुलिपत का बात छोड़ दीजिए, ऐसा करहगर में 14 रोड है, और 14 के अलावा 14 रोड है कि मेरे आने के बाद उसमें पैसा गया है और टेंडर हुआ है हम लोगों के प्रयास से, और तब इतनी धीमी गति से काम वहाँ चल रहा है। काम चलने के लिए तो सरकार को एलोकेशन करना ना पड़ेगा। और नया रोड में तो हम आपको बता ही दिए कि नया रोड में सरकार का भी नया रोड हम लोग मतलब कि कोशिश में है कि जो और मतलब कि ये हो जाए। लेकिन भाई जो सरकार की मुख्य योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, वो तो मोटा मोटी अब समाप्त होने के कगार पे है। सम विकास योजना में पैसा ही नहीं है। नाबार्ड में तो कोशिश कर रहा है नया रोड को किसी और से, एक सुलभ संपर्कता जिसको नए रोडों को जोड़ने की बात जिससे कही जा रही है, उसका खाका ही नहीं अभी तक तैयार है, उसकी कार्य योजना ही नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो सरकार की जो जीएसटी आई है और खाद्य सामग्री पर खास करके, ऐसे ही लोग डीजल पेट्रोल गैस की जो जनता है मार झेल रही थी महंगाई को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि दही, दूध और आटा पर भी जीएसटी लाया गया है भाजपा सरकार के द्वारा। देखिए भाई, ये तो सोचने और समझने की बात है कि आटा है, चावल है, दूध है, दही है, इन सब चीज़ों पर पहले कर मुक्त थे ये सब चीज़ें। खाद्य सामग्री होती है, तेल भी है उसमें। हाँ, तो आज सबसे ज़्यादा आग किन चीज़ों में लगा हुआ है? महंगाई की मार सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में झेल रहे हैं? तेल और खाद्य सामग्रियों पर, तेल, दाल, इन्हीं सब चीज़ों पर। ऊपर से अगर बारिश नहीं हो रही है तो दलहन का उत्पादन नहीं होगा, कुछ और अन्य कारण, प्राकृतिक कारण हो जाते हैं तो उससे दलहन और तिलहन का उत्पादन बाधित हो जाता है। लेकिन उस पर जीएसटी की मार देकर आप किसके लिए, मतलब जब सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और क्या क्या 4-5 तरह के नारे हैं, इतने बड़े बड़े नारे, तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? जीएसटी क्यों दिया जा रहा है? 5% से लेकर 12% तक जीएसटी कर, जीएसटी होने का मतलब इन सब सामग्रियों पर स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगा। तो महंगा है, आप सबका साथ भी चाहते हैं, सबका विकास भी चाहते हैं, सबका प्रयास भी चाहते हैं, तो आपका प्रयास कहाँ रह गया? मोदी जी,
करा करा के जनता किसी दिन पूछेगी। अभी नहीं शायद जनता को ये भाव आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे उनके ऐसे भक्त हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि जो महंगाई को भी झुठला देना चाहते हैं, जबकि महंगाई आज सत्य है। इस देश में महंगाई आज सत्य है। रुपया डिवैल्यू हो गया, 80 रुपया आज डॉलर के मुकाबले रुपये का दाम हो गया। 354 में 350 के अंदर अंदर श्रीलंका ख़त्म हो गया ना। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई ना। 350 रुपया उसका वैल्यू हो गया, डी वैल्यू हो गया। तो 80 है तो कल 100 हो जाएगा। पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम अब 6 महीना पहले ही शताका पार कर गया था। जबकि दुर्भाग्य ये है कि जबकि आज के डेट में कच्चे तेल का जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो मात्र $130 है। हो क्या रहा है, यहाँ गणित दूसरा चला जा रहा है। तेल कंपनियों से पैसा कमाने की कोशिश कर रही है सरकार। 1,76,000 करोड़ से ज़्यादा आरबीआई में जो रिज़र्व पैसा था, सरकार का अपना एक धन होता है, एक मतलब एक एफडीआई के रूप में उस पैसा को रखती है सरकार कि जब कुछ बहुत बड़ी आपदा हो, कुछ ऐसा हो, उसको विड्रॉ करके और पता नहीं कहाँ इन लोगों ने खर्च किया है। और पता नहीं कहाँ नहीं, ये भी हम लोग को मालूम है। कुछ अपने विशेषकर उनके कुछ व्यापारी मित्र हैं, उद्योगपति मित्र हैं, उन लोगों को कर्जा बांटा दिया जा रहा है रिफाइनरी लगाने के लिए, ये करने के लिए। रिफाइनरी लगाने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा अगर हम पेट्रोल और डीजल का आयात निर्यात करते हैं, हमारा आयात और निर्यात रेशियो जो है देश का, आप पता करिएगा, ये तो आंकड़े हैं। आयात और निर्यात रेशियो में इतना खाई हो गया है कि आप पर कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा बढ़ेगा, रुपया और डिवैल्यू होगा। ये आज हम आपको यहाँ भविष्यवाणी कर देते हैं कि मतलब सितंबर आते आते तक 92 पे चला जाएगा रुपया, 92 पे। अच्छा, ये वाले बताइए, जो ये कांग्रेस जो पार्टी है भारत सरकार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, कहीं ना कहीं भाजपा के आगे घुटने टेक रही है और विपक्ष भी टिक नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं है किसी के आगे। हाँ, राजनीतिक दलों का फेज़ होता है, वो चीज़ हम मान सकते हैं। कभी उतार चढ़ाव राजनीति में बहुत रहता है। हाँ भाई, जनता आज नहीं आपको पसंद कर रही है। वो लोग जो लोक लुभावन बातें कह रहे हैं, हाँ, जो बड़ी बड़ी बातें, मतलब जो केवल मतलब जो एक हवा में जो बातें हो रही हैं। भाजपा तो कह रही है कि जो कांग्रेस 8 सालों में नहीं की, हम लोग 8 सालों में नहीं, कोई एक उपलब्धि वो बता दें, ऐसी कोई उपलब्धि बता दें विशेषकर क्या नहीं हुआ। हम आपको गिनवाना चाहते हैं 47 से लेके ये किसने नव निर्माण किया भारत का, किसने आधुनिक भारत का निर्माण शुरू किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया ना। ये भाखड़ा नंगल परियोजना जो थी, ये भेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, जितनी परियोजनाएं आप दे सकते हैं, भेल, सेल, रेल, कोई हो, अगर इस तरह की आप परियोजना देखें, किन लोगों ने किया, किन लोगों ने दिया। तो ये चीज़ें परियोजना नहीं थी। नया क्या कर दिया आपने? ऐसा क्या बदलाव कर दिया ज़िंदगी में लोगों के, भारत के लोगों को कि हम सुनहरा ख्वाब देखने लगे? महंगाई छोड़ के आपने क्या दिया? बेरोजगारी छोड़ के क्या दिया? लोगों को पकौड़े तलने पे मजबूर करने के लिए क्या दिया? चाय बेचने को आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और अपना झूठा प्रचार प्रसार किया। आप चाय बेचते थे, एक फ़ोटो अपना निकाल दें प्रधानमंत्री जी कहीं अपने जवानी के दिनों का, कि जब चाय कहीं बेच रहे हो। चाय बेचना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब तो ये चाहते हैं कि MBA किए हुए लोग पकौड़ा तले। ये लोग चाहते हैं बेरोजगार, मतलब क्या, कहाँ गए वो रोज़गार की बातें? किस तरह का रोज़गार आपने कहाँ दिया है? सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रोज़गार है आज के डेट में? आप जब BPCL को बेचना चाहते हैं, कितने अनिर्णय की स्थिति में हैं आप? एक बार कोई कानून लाते हैं, फिर उसको वापस लेते हैं। हुआ ना अभी? क्यों रोल बैक क्यों किया? आप जब इतना दृढ़ प्रतिज्ञ थे तो क्यों रोल बैक कर रहे हैं आप किसी चीज़ को? BPCL को आप बेच रहे थे, BPCL को आप बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके आप सोचे पैसा कमा के कहाँ लगा रहे हैं आप, किस चीज़ में लगा रहे हैं? ये पहले बताइए, भाजपा सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई, अग्निवीर योजना, युवाओं को कितना अच्छा लगेगा इसमें? अच्छा लगने का तो सवाल नहीं है, इसलिए कि हर चीज़ का हम विपक्ष में हैं, हर चीज़ का विरोध ही करें, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
सरकार दमनकारी प्रवृत्ति की हो चुकी है। केंद्र की जो सरकार है, 4 वर्ष तक आप किसी को रोज़गार देना चाहते हैं, वो भी एक सर्टेन एज ग्रुप में। इसका मूल अर्थ समझने का लोग कोशिश करें। 18 से 23 वर्ष के युवाओं को आप कह रहे हैं कि 4 वर्ष तक आप रोज़गार देंगे। कोई मतलब ऐसा तो नहीं ना कि कॉरपोरेट रोज़गार नहीं ना दे रहे हैं कि लाखों रुपया उनको महीना मिलने लगेगा और बहुत कमा लेंगे वो 4 वर्षों में। उस 4 वर्ष में जो रेगुलर होता है, जो सेना का पे स्केल है, जो आज के डेट में चल रहा है, 26-27 हज़ार बेसिक पे रहता है एक सिपाही का मोटा मोटी, और बढ़ के 35,000 32,000 जो उनको मिलेगा वो चीज़ है। उसी पे स्केल में केवल 4 वर्ष आप उनको रखेंगे तो उन युवाओं का जो 18 से 23 वर्ष के उसमें हैं, उनमें तो आप घनघोर अभी जो बेरोजगारी है, हाँ, उससे ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद कुछ कमाल हो जाएगा क्या कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आके उनके बाद वो लोग निकल आएंगे जब सेना से तो उनको लेने लगेंगे। और क्या उसके साथ कुछ शिक्षा थोड़े दे रहे हैं आप। जैसे इंटर पास लड़का सिपाही बनता है, अगर फ़ौज में नौकरी करने जाता है इंटर पास लड़का, तो इंटर से वो ग्रेजुएशन वहीं कर लेगा क्या? ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। आएगा 4 वर्ष के बाद तभी ना वो ग्रेजुएशन, तो उतना भी मार दिया आपने। ग्रेजुएशन पास करके कोई गया तो इंजीनियरिंग कर लेगा, उसके बाद एमकॉम कर लेगा, कुछ मतलब ये कर लेगा। वो 4 वर्ष तो बाधित हो गए, उसके पढ़ाई भी बाधित कर रहे हैं। क्योंकि भाई बेरोजगारी है तो होड़ लगेगी लोगों में। ये योजना तो सरासर गलत है। इस योजना से देश की सुरक्षा व्यवस्था पे भी एक प्रश्न चिन्ह आएगा। अच्छा, ये पहले बताइए, जो एमएलए और एमपी को पेंशन मिलता है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? नहीं, पेंशन हम वो देखिए, इस चीज़ के खिलाफ़ तो हम नहीं हैं कि किसका पेंशन बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चूँकि ये तो सरकार की अपनी नीति रही है। हाँ, पहले से वो तो सरकार अब जैसा सोचेगी करेगी। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि एमएलए एमपी को जो पेंशन राशि मिलती है उसका एक निर्धारण होना चाहिए। ये चीज़ है ना, क्या कि बहुत लोग का ये है कि भाई 10 टर्म रहे हैं तो 10 टर्म के हिसाब से मिल रहा है, अपना पर एक ईयर के हिसाब से, तो उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। पेंशन राशि का में बदलाव करना है, अगर सरकार वो नीति लेके आती है भाई सबका पेंशन बंद होना चाहिए, हाँ, तो वो सबका पेंशन बंद कर दे। बहुत सारे सेक्टर अभी हैं जहाँ की पेंशन चल रहा है, तो एमएलए एमपी उससे क्यों वंचित रहे? उनके पास कौन सा रोजगार है एमएलए एमपी के पास? मतलब जो हमारे देश की सेवा करते हैं सरहदों पर रह के, उन लोगों का पेंशन बंद होना कहाँ बंद है? कहाँ बंद है? आपको नहीं पता है क्या? कहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं? जी नहीं, ये अग्निवीर का तो ये तो स्थायी नौकरी ही नहीं है, ये तो योजना ही गलत। वही तो हम कह रहे हैं, चिक के कह रहा है विपक्ष। या विपक्ष क्या, कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी जो कि अंधभक्तों से अलग है भाजपाइयों के, वो तो कह रहे हैं ये आपने स्थायी नौकरी दी है। जो स्थायी नौकरी में नहीं है उसका तो संविदा पर ये तो नौकरी है, तो संविदा वालों को पेंशन कहाँ मिलता है? स्थायी नौकरी वालों को ना पेंशन मिलता है। ये बुद्धि कौन देगा? अब ये बुद्धि भी मतलब सामान्य आदमी जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को देगा? इतनी बड़ी और इतना मतलब कि हुंकार लगा के इतनी बड़ी बातें कहते हैं, एक बार में स्पीच देते हैं तो 1.5-2 घंटा, मतलब जिसको स्पीच दे रहे होते हैं ना, आधा जनता सो जाती है वहाँ। 1.5 घंटा से कम नहीं बोलते हैं, खाली बोलते ही हैं, खाली ये व्यक्ति बोल ही रहा है, कर क्या रहा है ये तो दिखा दे। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल है, आप करगहर विधानसभा के क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश वो लोगों को, देखिए, लोगों को ये संदेश है कि पहले अभी की परिस्थिति में थोड़ा विषम परिस्थिति है, अभी बारिश वारिश नहीं हुई है, तो मेरा लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जो पानी की उपलब्धता है उस पर विशेष रूप से लोग एक दूसरे का सहयोग करें। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में पानी को सहयोग करें। दूसरी चीज़ ये है कि लेयर भी, ये चूँकि जब तक लेयर भी नहीं मेंटेन होगा, अगर इस तरह से बारिश नहीं, ये पानी भी जाएगा तभी लेयर बनेगा। ये जो नहर में पानी चूँकि फुल डिस्चार्ज पे चल रहा है, आप कहीं एक जगह रोक दीजिएगा, उसका टोटल फ्लो बाधित करिएगा आप, तो लेयर भी नहीं बन पाएगा। चूँकि लेयर का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे कि पीने के पानी का प्रॉब्लम आगे आएगा। हम लोगों का एक प्रयास है कि लोग इसमें एक दूसरे के प्रति
मतलब ये भाव रखें कि मेरा खेत, उसका खेत, वो गांव, ये गांव, ऐसा ना सोचें। क्योंकि अगर ये भाव नहीं रहेगा, हाँ, तो हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। हमारी व्यवस्था भी, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो कृषि आधारित व्यवस्था है। हम सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन कृषि को कभी भी, किसानों को, उनके साथ लगे हुए मजदूरों को, हाँ, हम नहीं वो मतलब कि सहायता प्रदान कर पा रहे हैं जिस स्तर पे वो होनी चाहिए। तो एक ये भावना रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं अभिभावकों से एक बात कहना चाहता हूँ। हमने एक नोट किया, एक बात में अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ड्रॉप आउट, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे बहुत कम जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों की मैं बात कह रहा हूँ। कहीं सुविधा व्यवस्था कम हो सकती है, इस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने हेतु, मतलब इसकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक 11 तारीख को जिला स्तर पर सभी प्रतिनिधियों की और सभी पदाधिकारियों की, डीएम सहित, एक बहुत बड़ी बैठक हुई हम लोगों की, हो गई है। मध्य विद्यालयों और उच्च विद्यालयों को लेकर बहुत स्तर पे बहुत गहन चर्चा हुई और बहुत सारे चीज़ों को हमने उसको अंडरलाइन करके उस पर कार्यान्वित करने के लिए अपना ध्यान उस ओर ये करने के लिए हमने उस पर प्रयास शुरू भी कर दिया है हम लोगों ने, हाँ, कि किस प्रकार से उन विद्यालयों का विकास हो, जिससे कि चूँकि विकास बाधित हो रहे थे, हम लोग को देखने में आ रहा था ये। तो बच्चों, अभिभावकों से हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजें, प्राथमिक विद्यालय तक ही सीमित न रहें और माध्यमिक विद्यालय तक ही नहीं सीमित रहें। कम से कम इंटर, हाँ, करा के बच्चों को आगे, मेरे मतलब ग्रेजुएशन तो निश्चित कराना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। कॉलेज की कम, मतलब जैसे सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं कि जिसके चलते आप बहुत सारे कॉलेज नहीं देख सकते हैं एक विधानसभा में, क्योंकि नीति है कि भाई एक अनुमंडल स्तर पे कॉलेज एक ही होना चाहिए। हर एक पंचायत में सरकार की एक नीति है, ठीक रही है कि हर एक पंचायत में कम से कम +2 स्कूल तक हो रहे हैं या मतलब बहुत जगह हो गए हैं, कुछ और मतलब कि होना बाकी है, तो वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। तो ये तो सुविधा दे ही रही है सरकार। तो शिक्षा के प्रति हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहेंगे कि हम शायद उतने जागरूक नहीं हैं, तभी ये सब बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके मन में और मेरे मन में आते हैं कि ये रहता तो ये करता, वो रहता तो वो करता, ये है तो वो नहीं कर रहा है। हाँ, जब तक ये शिक्षा की कमी के कारण, और अभिभावकों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने सुना करघर विधानसभा के कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा से, इन्होंने बताया कि 16 महीने के कार्यकाल में जो कार्य कराए गए हैं, जो योजनाएं स्वीकृत कराई गए हैं, उनके द्वारा बताया गया। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।